तो हाय एवरीवन। वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक नए वीडियोस के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये जो टॉपिक है वो वीवीआई है। हमारे एग्ज़ाम्स के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। हर एक एग्ज़ाम में, चाहे स्टेट पीसीएस दो या फिर कोई रेलवे एसएससी कोई भी एग्ज़ाम दो, जिसमें हर एक एग्ज़ाम में जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी आता है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये वीडियो थोड़ा सा जो है 10 से 15 मिनट में का होगा, जिसमें हम जो है पूरा कंप्लीट जितने भी इंटरनेशनल बाउंड्री हैं और उसके लाइंस हैं, उसके क्या क्या नाम हैं, उसको हम इस पूरे वीडियो के थ्रू कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस टॉपिक से छूटने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। जैसे सबसे पहले हमारा एशिया जो है, एशिया में जितने भी लाइंस हैं, जितने भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, कंटिनेंट वाइज इंटरनेशनल बाउंड्री को हम लोग बांटे हुए हैं। तो एशिया में जो है हमारे मुख्य तौर पर 8 जो है 8 बाउंड्री देने को मिलते हैं, जिसमें रेड क्लिफ, जिसके बारे में आप जानते होंगे। रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, तो रेड क्लिफ लाइन जो है किसके किसके बीच में है, तो बेसिकली याद रखिएगा इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, कहीं कहीं ही इंडिया और बांग्लादेश की चर्चा की गई है, तो इंडिया और पाकिस्तान। अब देखिए, इसका ट्रिक भी हम आपको दे सकते हैं। जैसे रेड क्लिफ लाइन जो है, मतलब रेड रेड सिग्नल कब दिया जाता है, तो वो जो है कोई भी डेंजरस या कोई ख़तरनाक चीज़ होता है, तो फिर तो उस चीज़ के लिए जो है दूसरा चीज़ है ना, कि जैसे जैसे मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था कि जो रेड क्लिफ है, यानी डेंजरस या खतरे की घंटी की जो है निशानी है रेड लाइट। तो रेड क्लिफ किससे संबंधित है? इंडिया और पाकिस्तान में देखते हैं कि हमेशा आतंकवादी जो है हमला करते रहते हैं, टेररिस्ट अटैक होते रहता है। तो रेड चीज़ जो है खतरे को इंडिकेट करता है। तो हमारा खतरा किससे है? पाकिस्तान से है। तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो पाकिस्तान के साथ है। और ये चीज़ जो है, ये भी याद कर, एक बार सिर्फ सरसरी निगाह से देख लीजिए, ताकि ये जो अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए तो हो जाए। ठीक है, तो इसको जो है जो है रेड क्लिफ के द्वारा ही मतलब खींचा गया था और दिया गया था नाम इसका। और इसको कब? 1947 एंड 1947, यानी जो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, उस दौरान ही जो है रेड क्लिफ लाइन बनाई गई थी। तो पूछा जा सकता है कि कब जो है रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ किया गया था, तो 1947। कौन? रेड क्लिफ के द्वारा, इंडिया और पाकिस्तान के पीछे। दूसरा जो है मैकमोहन, मैकमोहन समझ रहे हैं? मैकमोहन लाइन। ठीक है, अब देखिए मोहन आ रहा है ना। मोहन, मोहन जो होते हैं कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान जो होते थे बहुत यानी कि होते थे ना कि वो अपने दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लेते थे, मोह लेते थे, मोहनी अदा वाले होते थे। तो मोहन इस तरह के कौन कंट्री है? तो चाइना। चाइना क्या होता है? एक मोहनी के रूप में काम कर रहा है। मोहनी के रूप में मतलब ना तो ये किसी से वॉर डिक्लेयर करता है, ना किसी का दोस्त बनता है। ये अपने मतलब के लिए किसी को भी यूज़ कर सकता है। तो मैकमोहन लाइन क्या हो गया? मोहन जिसमें आएगा, यानी कि मोहनी, मोह लेने वाला, अपने अपने जो है सिर्फ अपने से मतलब रखने वाला आदमी। तो यानी हमारा जो एक लौता कंट्री है चाइना, जो कि सिर्फ अपना एक्सपेंशन कर रहा है और अपने फ़ायदे के लिए वो किसी को भी दोस्त बना सकता है, किसी को भी दुश्मन बना सकता है। तो मोहन जो है, मैकमोहन जो है, इंडिया और चाइना के बीच में है। और ये जो है शिमला एग्रीमेंट जो हुआ था, उसी के तहत जो है अकॉर्ड किया गया था। और इसको लेकर जो है चाइना से बहुत डिस्प्यूट भी है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाले कुछ क्षेत्र को लेकर जो है हमारा इनसे जो है डिस्प्यूट भी चल रहा है। कब ड्रॉन किया गया था ये लाइन? तो 1914 में। ठीक है, 1914, यानी जब जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, इससे याद रखिएगा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 से, तो उसी दौरान जो है मैकमोहन लाइन को बनाया गया था। ठीक है, एक्सेप्ट किया गया था नाउ चाइना के द्वारा। तो उसके बाद है तीसरा जो है LAC। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भी जो है दो लाइन है, एक POK, एक सॉरी LOC, और एक है LAC। ठीक है, लैक इसको याद कर सकते हैं।
तो चाइना के सामने जो है इंडिया हमेशा लैग कर जाता है। कारण क्या है? क्योंकि चाइना बहुत ग्रो कर चुकी है, वहाँ की जीडीपी हर एक चीज़ जो है बहुत ही आगे है। तो इंडिया जो है लैग किससे करता है? लैग मीन्स होता है ना कि कमी हो जाता है या फिर पीछे हो जाता है। लैग मीन्स पीछे करना, पीछे होना। तो इंडिया किससे लैग होता है? तो इंडिया चाइना से लैग होता है। तो यानी एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो किसके किसके बीच में? तो इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, डिफैक्टो बॉर्डर है और इसको जो है लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, बस एक मुखस्त कह सकते हैं कि ऐसे ही मुखस्त किया गया है। डिफैक्टो बॉर्डर है ये, लीगली जो है रिकॉग्नाइज नहीं की गई है। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलओसी है। ठीक है, और कंट्रोल हम किस पे करते हैं? कंट्रोल कोई भी आदमी किस पे करता है? टेररिस्ट पे कंट्रोल करते हैं, टेररिज्म पे कंट्रोल करते हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ होगा? जहाँ टेररिस्ट होंगे। टेररिस्ट आपको पता ही, एक लौता कंट्री पाकिस्तान, पाकिस्तान को ही हम लोग कंट्रोल करते हैं हर एक क्षेत्र की, ताकि जो है टेररिस्ट अटैक ना हो, ज़्यादा ये लोग जो है गलत चीज़ें ना करे। ठीक है, तो एलओसी क्या हो गया? लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूछा जाए यानी लैक कहाँ करेगा, तो लैक जो है हम लोग चाइना से करते हैं, और लॉक किसको करते हैं? तो टेररिस्ट को लॉक करते हैं। ठीक है, एलओसी यानी लॉक कह सकते हैं इसको। लॉक जो है किसको करते हैं? तो टेररिस्ट को करते हैं। तो याद रखिएगा, ये मैं ट्रिक से बता रही हूँ ताकि आपको लंबे समय तक ये सब चीज़ें याद रहे। और ऐसे तो पढ़ सकते हैं कुछ भी, लेकिन आपको फैक्ट या रटने होंगे, यानी कैसे भी नेमोनिक्स के थ्रू आपको याद करवाना जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगी। नाउ इसमें क्या है कि 1948 में जो है इसको फॉर्मेलाइज्ड किया गया, और जो है 1947 का, सॉरी 1972 में जो सिमला एग्रीमेंट हुआ था, उसी के तहत जो है इन लोगों ने किया था। उसके बाद है डूरंड लाइन। ठीक है, डूरंड लाइन किसके किसके बीच है? पाकिस्तान। ये बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आपको लगेगा कि डूरंड लाइन जो है वो इंडिया के बीच में भी कहा जाता है, इंडिया और अफगानिस्तान। तो जो पीओसी ये वाला जो है ना, मतलब हमारा जो है पाकिस्तान या इंडिया भी लिख सकते हैं। कारण क्या है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, यानी यहाँ पे जो पीओके वाला क्षेत्र है जो कि हमारा ही है, पीओके हमारा ही है, और जो अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो पीओके के साथ जो है बाउंड्री लाइन जो शेयर करती है अफगानिस्तान, उसी को डूरंड लाइन कहा जाता है। तो हम लोग अगर पीओके हमारा है तो डूरंड लाइन भी हमारा ही होगा। तो डूरंड लाइन जो है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच है, या फिर अभी अगर अभी के कंट्रोल के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ये उसमें है। ठीक है, अब जो है इसको किसने ड्रॉ किया था? तो 1893 में। ठीक है, 1893 में जो है सर मोर्टाइमर डूरंट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1893 वाला जो पार्ट है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब डेट से कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ भी ले, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डूरंट जो है कब लाइन हुआ था फॉर्मेशन? तो 1893। उसके बाद है 49 पैरेलल। ठीक है, 49 पैरेलल यूएसए और कनाडा के बीच में है। ठीक है, तो 49 जो है 49 जो है यूएसए और कनाडा के बीच में। बहुत ये फेमस लाइन है, तो याद भी आपको होगा। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट जो है बॉर्डर है ये। तो अनडिफेंडेड बॉर्डर है ये, जो है 49 डिग्री पैरेलल जो है। ठीक है, तो यूएसए और कनाडा के बीच में 17 डिग्री, सॉरी 17 पैरेलल जो है, 70th पैरेलल जो है वो नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में है। ठीक है, तो चाइना वाला क्षेत्र हम बना देते हैं, जो एशिया, ये एशिया का क्षेत्र है ना। इधर वाला रीजन जो है चाइना जो है, और सॉरी चाइना इधर वाले पार्ट में चाइना है, और यहाँ पे जो है वियतनाम पड़ता है यहाँ के पास। तो जो है वियतनाम जो है नॉर्थ और साउथ वियतनाम को अलग करता है कौन? तो जो है हमारा 70th पैरेलल।
ठीक है। अब देखिए, जैसे 70th है होता है ना कि 17 साल के जो लोग होते हैं ना, बहुत उसमें एनर्जी होती है। 17-18 साल के लोग वाले जो बच्चे होते हैं, उसमें बहुत एनर्जी होती है कोई भी चीज़ को करने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो जो हमारा वियतनाम है ना, वो बहुत ही मतलब एनर्जी सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। कारण क्या है ना कि इस ये जो है सेमी कंडक्टर के मामले में बहुत ही आगे है। और जो है जो है सेमीकंडक्टर चीज़ों में, फिर जो चिप होता है उसमें ये बहुत आगे है। इसी वजह से लोग जो है इसके पास जाना चाहते हैं, बहुत एनर्जेटिक है। तो याद रखिएगा, 17 के लोग जो है एनर्जेटिक होते हैं। और जो है इस चीज़ से आप ये रिलेट कर सकते हैं कि वियतनाम जो कंट्री है बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। याद रखिएगा। उसके बाद है नॉर्थ और साउथ वियतनाम को अलग करती है। इसको जो है 1976 में किया गया था। उसके बाद है 38 डिग्री पैरेलल। अब देखिए, 17 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 34 होता है। तो यानी कि इसी के आसपास में जो है 38 भी जो है इसी के आसपास जो है पाया जाएगा। यानी अगर 70th डिग्री जो 70th पैरेलल जो है वो अगर नॉर्थ और साउथ वियतनाम को करती है, तो जो वियतनाम के जस्ट बगल में जो है, यानी कि जो हमारा ईस्ट साइड है, वहाँ पे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया पड़ेगा। यानी 17 को 2 गुना किया जाए तो कितना होगा, 34 में 4 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 38 डिग्री पैरेलल कहाँ होगा, जहाँ पे वियतनाम से थोड़ा सा आगे। तो वियतनाम से थोड़ा सा आगे क्या है, तो नॉर्थ और साउथ कोरिया है। तो याद रखिएगा, इसका ये निमोनिक्स था कि कैसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है, तो उसके बाद है अब हमारा जो है कंप्लीट हो गया है एशिया। अब हम जो है यूरोप एंड अदर्स पे डिस्कशन करेंगे। तो यूरोप का जो है सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हिंडनबर्ग लाइन। हिंडनबर्ग लाइन जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ठीक है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ये जो है दूरी राष्ट्र थे उस टाइम पे। ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर के समय में ये लोग धुरी राष्ट्र के साथ थे। WWI जर्मन फोर्टिफिकेशन लाइन है ये। तो हिंडनबर्ग जो है, हिंडनबर्ग क्या है, जर्मनी और पोलैंड। 2 बार साउंड करिए, हिंडनबर्ग और जर्मनी और पोलैंड। ठीक है। तो हिडन इसमें साउंड हो रहा है। हिडन से संबंधित क्या हो सकते हैं, मनी को जो है, मनी और लैंड को जो है हमेशा हम लोग हिडन रखते हैं। ठीक है। हम लोग हिडन क्या रखते हैं, हम लोग हिडन किसे, इनकम टैक्स के रेट से जो है हम लोग क्या क्या छुपाते हैं, एक तो ज़मीन छुपाते हैं यानी लैंड छुपाते हैं, और एक मनी छुपाते हैं। तो हिडन किसको रखते हैं, मनी और लैंड को, पैसे और संपत्ति को जो है, हम ज़मीन को जो हम लोग हिडन रखते हैं। मैगी नॉट लाइन जो होता है वो क्या होता है, तो मैगी नॉट लाइन से मैगी का साउंड आ रहा है, मैगी खाने वाला। तो मैगी को हमेशा हम लोग जो है फ्राई करते हैं। ठीक है, FR, और ये जर्मनी का वाई। तो हम लोग हमेशा जो है क्या करते हैं, फ्राई करते हैं, FR और वाई, जर्मनी का वाई। तो मैगी को फ्राई करके खाया जाता है, यानी फ्रांस और जर्मनी के बारे में। ठीक है। और फिर उसके बाद है सीज फ्राइड लाइन इसको कहा जाता है। ठीक है। तो सीज फ्राइड यानी कोई भी चीज़ को सीज करना होता है। सीज हम किसको करते हैं, पैसे को, किसी संपत्ति को, इसी सब को ना सीज किया जाता है। कहते हैं ना, बैंक वाले सीज कर दिए उसके खाते को। तो यानी कि मनी को जब हम लोग सीज करते हैं, यानी जर्मनी के वेस्टर्न बॉर्डर को जो है हम लोग सीज फ्राइड लाइन कहते हैं। तो सीज किसको किया जाता है, तो मनी को किया जाता है, यानी जर्मनी को किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है ऑर्डर नीस लाइन। ऑर्डर नीस लाइन दोनों ही, जैसे मान लेते हैं कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था हिडनबर्ग, मतलब हिडन किसको रखते हैं हम लोग, जर्मन मतलब मनी को और लैंड को रखते हैं। तो अगर हम लोग कितना भी छुपा के रखें, अगर सामने अगर आ जाता है मनी और लैंड, तो क्या किया जाता है, इनकम टैक्स के द्वारा, सरकार के द्वारा जो है ऑर्डर दिया जाता है कि इसका जितना भी संपत्ति है लेके आओ। तो ऑर्डर हम किस तरह के संपत्ति पर देते थे, या ऑर्डर हम किसके लिए देते हैं, तो मनी और लैंड वाली जो चीज़ होती है ना, उसको हम लोग मतलब सरकार पाने के लिए
ऑर्डर देती है कि जाके उसके संपत्ति का जांच करो और उसी आधार पर इनकम टैक्स का जो है निर्धारण हम लोग करेंगे। तो ऑर्डर किसके लिए दिया जाता है? मनी और लैंड के लिए ही ऑर्डर दिया जाता है। उसके बाद है मैन रहीम लाइन। मैन रहीम लाइन जो है पांचवा, वो रसिया और फिनलैंड के बीच में है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा मैन, ठीक है, आदमी है और रहम करता है। तो रसिया ऐसा देश है ना, वो क्या करता है, भारत पे हमेशा से एक अच्छा दोस्त रहा है, भारत के लिए हमेशा अच्छा जो है उसका पॉलिटिक्स रहा है। वो हमेशा उसका हमेशा जियो पॉलिटिक्स भारत के फेवर में रहा है। तो यानी क्या हुआ, जो रहीम है, एक आदमी है, रहीम मान लेते हैं, रहीम ठीक है, वो जो आदमी है वो हमेशा से भारत के फेवर में है या भारत के ही का ही है। तो भारत का है तो वो जो है भारत के फेवर में ही काम करता है। तो रसिया और फिनलैंड, यानी हम लोग जो है जो मेन रहीम लाइन है वो रसिया और फिनलैंड के बीच में, इसको रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है। और यूएसएसआर जिसको कहा जाता है तभी ही। उसके बाद है ग्रीन लाइन, इसको है साइप्रस। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन लाइन क्या होता है, ग्रीन लाइन जो है वो हमेशा से जो है क्या होता है कि ग्रीन लाइन जो होता है वो इन्वायरमेंट से संबंधित होता है। और इन्वायरमेंट से कोई भी चीज़ अगर संबंधित है, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग जो है साई बाबा को कहते हैं। ठीक है, साइप्रस कह सकते हैं कि ये प्रेशर बनाते हैं। प्रेस मीन्स क्या होता है, प्रेशर होता है ना। प्रेशर का स्पेलिंग जैसे PRESSUR ऐसे करके होता है। तो साइप्रस से साउंड आ रहा है कि प्रेस करता है कोई भी चीज़ के लिए। तो हम लोग कितने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ग्रीन लाइन करने के लिए, ग्रीन इन्वायरमेंट अपनाने के लिए बहुत प्रेशर देते हैं। इंडियन और सभी सभी कंट्री एक दूसरे पर जो है प्रेशर लगाते हैं कि तुम अच्छे से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, ये। तो प्रेशर किस पे लगाते हैं, ग्रीन लाइन पे, यानी ग्रीन चीज़ करने पे, ग्रीन इन्वायरमेंट बनाने। तो ग्रीन लाइन साइप्रस, ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद है ब्लू लाइन। ब्लू मीन्स क्या साउंड कर रहा है, पानी के, पानी वाला, मतलब पानी वाला एरिया कह सकते हैं। या फिर ब्लू होता है ना कि कभी कभी कहा जाता है कि पानी से ही संबंधित, आप समझिए। ठीक है। और इज़राइल, ठीक है, इज़राइल और लेबनान, ठीक है, जो होते हैं, पानी का लेवल ब्लू है ना, ब्लू से पानी साउंड कर लीजिए। और पानी का जो है लेवल होता है तो लेबन होता है, यानी कि जो है लेवल किसको हम लोग किसका निर्धारण होता है, तो लाइन का, सॉरी, ब्लू यानी वाटर का होता है। और इसराइल भी याद, इस तरह भी याद इसको कर सकते हैं कि इसराइल जो है बहुत ही डेजर्टिफिकेशन वाला लैंड रहा है। लेकिन इसराइल इतने अच्छे टेक्नोलॉजी को अपनाया कि वो जो है काफ़ी हद तक पानी की समस्याओं को जो है अच्छे से काम कर लिया है। तो कम कर लिया है और अच्छे से वो अपने जो है सिटीज़न को जो है पानी प्रोवाइड करवा रहा है। तो समझ में आ गया, ब्लू लाइन किससे संबंधित है, इसराइल और लेबनान से संबंधित है। उसके बाद आगे ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद है हमारा अफ्रीका और अमेरिका का अफ्रीका और अमेरिका का। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है इसको कवर कर लेते हैं नाउ। ठीक है। उसके बाद लेट मी, ठीक है, उसके बाद है मेडिसिन लाइन। ठीक, तो अब नेक्स्ट है जो हमारा मेडिसिन लाइन है। मेडिसिन लाइन यूएसए और कनाडा के बीच में है। आपको पता होगा कि जो यूएसए है, यूएसए बहुत ही हमेशा से जो है दूसरे को सब कुछ व्यापारी टाइप का देश है। ये हर एक चीज़ बेचेगा, चाहे वो कोई भी युद्ध सामग्री हो या फिर कुछ भी मिसाइल हो, कुछ भी हो, सबको बेचेगा। यानी मेडिसिन को बेचने का काम भी कौन करता है, यूएसए को, यानी व्यापारी कंट्री है। और ये जो है यूएसए को बेचने का, यूएसए जो है मेडिसिन को भी बेचने का काम करता है। यानी मेडिसिन कौन बेचता है, तो यूएसए बेचता है, व्यापारी है। और यूएसए के बगल में कौन है, कनाडा है। तो कनाडा और जो है यूएसए के बीच में मेडिसिन लाइन है। निकनेम 49th डिग्री पैरेलल। ठीक है, पैरेलल वाला तो हमने 49th वाला पढ़ा ही था, यूएसए और कनाडा तो हो गया। उसके बाद है रियो ग्रांडे। तो रियो ग्रांडे जो है वो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में ही एक नदी भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा यूएसए और मैक्सिको, याद रखिएगा कि रियो डी जेनेरियो भी है। फिर सॉरी, रियो डी जेनेरियो नहीं है, मतलब जैसे रियो ग्रांडे नदी ही है, रिवर है। ठीक है, तो उसी से आप रिलेट करिएगा, यूएसए और मैक्सिको के बीच में है। उसके बाद है 24th जो है 24th
पैरेलल, यानी समझ रहे हैं 24 घंटे जो है हमारे देश में बस पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान होते रहता है, टेररिस्ट अटैक, इंडिया वाले, इंडिया के मीडिया सब जगह इंडिया पाकिस्तान किया जाता है हमेशा, चाहे मैच हो क्रिकेट हो, सब चीज़ में 24 घंटा जो है हमारा इंडिया पाकिस्तान चलते रहता है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है 24 घंटा हमेशा युद्ध चलते रहता है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच 24 डिग्री, सॉरी 24 पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ है, तो क्लेम्ड बाय पाकिस्तान एज द गुजरात बॉर्डर। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि गुजरात बॉर्डर के पास जो है क्लेम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आगे हमारा इंपॉर्टेंट पैरेलल नॉट इंटरनेशनल बाउंड्री। तो ये चीज़ इस चीज़ को देख लेते हैं कि सिक्स्थ पैरेलल नॉर्थ, ठीक है, ये जो है अफ्रीका, एशिया और इंडियन ओशियन के बीच में है। तो समझ में आ गया ना कि अफ्रीका, एशिया ये सब सब एक ही रीजन के हैं। एशिया में ही तो इंडियन ओशियन आता है, और एशिया के वेस्ट साइड में जो है अफ्रीका के अफ्रीका बनता है। देखिए जैसे अफ्रीका ये हो गया, ठीक, और फिर ये हमारा जो है क्षेत्र एशिया वाला क्षेत्र होता है। ठीक, तो एशिया वाला क्षेत्र हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ठीक है, तो सिक्स्थ जो पैरेलल है वो किसके किसके बीच में है, ये इन तीनों के बीच में। एट्थ पैरेलल किसके किसके बीच में, तो अफ्रीका, एशिया और अमेरिकाज, ठीक है, अमेरिका के बीच में है। उसके बाद है नाइन्थ पैरेलल नॉर्थ, जो है जोग्राफिकल लैटिट्यूड लाइन है। उसके बाद 10th पैरेलल जो है वो अफ्रीका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अमेरिकाज, इन सब से संबंधित है। ठीक, अब जो है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, और इसमें कुछ ट्रिक्स भी दिए हुए हैं। इसको भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या ट्रिक्स दिए हुए हैं। इस पे भी देख लेते हैं। रेड क्लिफ, ये सब तो हम ट्रिक से ही याद करवा चुके हैं आपको पहले से ही। ठीक है, और ये जो ट्रिक्स दिए हैं उससे अच्छे मैंने ट्रिक्स आपको बताई है याद करने के। एक बार और वीडियो आप देखिएगा तो वो आपको याद हो जाएगा बार बार, और एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि जिस नेमोनिक से मैंने याद कराया, मुझे मुझे 100% श्योरिटी है कि आपको उस चीज़ से याद हो जाएगा, क्योंकि मुझे खुद भी उसी तरह से याद हुआ है। और आप जो है हमने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो है मैपिंग के साथ पूरा कंटिनेंट को कवर करने की वन शॉट वाली वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसको भी आप वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता अगर आप उस पूरे वीडियो को कंप्लीट करते हैं। सीरीज़ वाइज वन शॉट का रहेगा हर एक कंटिनेंट, यानी सात वीडियो में 7 कंटिनेंट, जितने भी 7 कंटिनेंट है उसको कंप्लीट करेंगे। 7 कंटिनेंट इन 7 वीडियोस वन शॉट, उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है अगर मैपिंग या किसी भी तरीके का सवाल आता है तो वो नहीं छूटने वाला है, क्योंकि उसकी मैं गारंटी लेती हूँ। हम लोगों ने बहुत रिसर्च करके, क्योंकि हम लोग एक स्टूडेंट है ना, हम लोग एक टीचर है। तो टीचर होता है ना कि कुछ वो चीज़ें पढ़ाता है जिससे बच्चे जो है उनके तरफ अट्रैक्ट हो, जिससे जो है मतलब उनको व्यूज़ मिले। लेकिन हमें व्यूज़ से मतलब नहीं है, हमें वो कंटेंट चाहिए जिसकी ज़रूरत हमें एग्ज़ाम में पड़ती है, और उसी ज़रूरत के हिसाब से हमने जो है ये सीरीज़ स्टार्ट की है। तो आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पे एक बार देख सकते हैं, और मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, आप एक बार बस देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि वो वीडियो कितना हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए फिर तब तक के लिए बाय। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।